न शोर, न शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। विश्लेषण में आज सबसे पहले बात होगी रायसीना की उस जंग की जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन किया तो पूरा एनडीए का कुनबा एक साथ नजर आया। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह सत्ता पक्ष का शक्ति प्रदर्शन था। अब सबकी निगाहें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पर टिकी हुई है, क्योंकि जब वो नामांकन करेंगे तो क्या एनडीए की शक्ति प्रदर्शन का जवाब दे पाएंगे। रायसीना की लड़ाई, एनडीए ने ताकत दिखाई। द्रौपदी के नामांकन में महारथियों का मेला, क्या विपक्ष कर पाएगा खेला। 18 जुलाई को चुनाव, 21 को नतीजे, 25 को शपथ, रायसीना का अग्निपथ। ये देश के सबसे बड़े चुनाव का मेला है। ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति की अग्नि परीक्षा है, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका फैसला तो 18 जुलाई के मतदान के बाद होगा। लेकिन एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन कर राष्ट्रपति चुनाव की पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक बने और करीब 4 सेट का नामांकन मुर्मू ने दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर 60 प्रस्तावक और 60 अनुमोदक है, यानी हर सेट में 120 नाम है। लेकिन नामांकन के दौरान जिस तरह से एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आया, उससे द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा मजबूत नजर आ रहा है, जिसे जानकार चुनाव से पहले एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, पनीर सेल्वम समेत समर्थन दे रहे बीजू जनता दल और वाईएसआर के नेता भी मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन कर दिया है। अगर बात करें तो उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन करेंगे। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट होकर यशवंत सिन्हा का नामांकन करवाता है। एक तरह से नामांकन के जरिए एनडीए ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब सवाल इस बात का है, क्या विपक्ष इसके जवाब में कोई बड़ी लाइन खींच पाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अपने समर्थन में विपक्षी दलों से भी सहयोग मांग रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की है। पर जिस तरह से मुर्मू को समर्थन मिल रहा है, उससे उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस बीजेडी और वाईएसआर की भूमिका सबसे निर्णायक मानी जा रही है, उन दोनों ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और एलजेपी ने भी
मुर्मू के समर्थन की घोषणा कर दी है। अगर द्रौपदी मुर्मू जीती तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ ही वो प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से एनडीए ने तो अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या करेगा? क्योंकि महामहिम के लिए अब अखिलेश यादव ने मुहिम तेज कर दी है। आज जब दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो रहा था, तब एक बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता खुद अखिलेश यादव कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी मुहिम में सफल होंगे? कौन बनेगा महामहिम? अखिलेश ने तेज की मुहिम। द्रौपदी वर्सेस यशवंत, जोरदार होगी भिड़ंत। द्रौपदी मुर्मू के लिए जहां एक तरफ एनडीए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी को लेकर सबसे बड़ी गोलबंदी समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि जिस वक्त एनडीए दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा था, उसी वक्त दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में अखिलेश यादव अपने तमाम विधायक और सांसदों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे थे। विधायकों को सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 10 बजे ही विधायकों का आना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी जो यशवंत सिन्हा के नाम को सपोर्ट कर रही है, अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। पार्टी कार्यालय पर यह बैठक हुई, जहां पर पार्टी के सभी जो विधायक हैं उनको बुलाया गया, सांसदों को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, लोकसभा के 3 सांसद हैं, राज्यसभा के 3 सांसद हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही कर दिया था। अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी, उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की एकजुटता क्या कोई बड़ा खेल कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां मुर्मू के समर्थन में एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष की एकजुटता कमजोर हो रही है। 15 जून को ममता बनर्जी ने 22 दलों को अपनी बैठक में बुलाया था, लेकिन 17 दल ही शामिल हुए। ऐसे में क्या विपक्ष की यशवंत सिन्हा को जिताने की कोशिश रंग लाएगी? नंबर्स जो है ज्यादा रहते हुए भी लोग हार जाते हैं। तो अभी भरोसा है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि लोग अपनी आत्मा की आवाज़ पर, बहुत अच्छे राष्ट्रपति के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आए हैं, आत्मा की आवाज़ पर उन लोग उनको वोट देंगे। अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ जो राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति रहने वाली है उस पर चर्चा की, और इसके अलावा जो पार्टी के विधायक हैं उनसे प्रस्तावक के तौर पर जो नामांकन पत्र है उस पर दस्तखत भी कराए गए। दरअसल संख्या बल के हिसाब से एनडीए विपक्ष पर भारी नजर आ रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो भाजपा के पास न सिर्फ पर्याप्त संख्या में वोट है, बल्कि जीत की स्क्रिप्ट लिखने में यूपी सबसे आगे नजर आ रहा है। अगर कोई कारण है तो वो कारण जनता के बीच में भी आना चाहिए। केवल विरोध करने की राजनीति अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटों का जो वोट परसेंटेज है वो एनडीए बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। और हम तो जानते ही हैं कि हम चुनाव को जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। लेकिन मैं अपील करूंगा विपक्षी दलों से भी कि वो ऐसा प्रत्याशी जो आया है उस प्रत्याशी को सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब सबकी नजर यशवंत सिन्हा के नामांकन पर टिकी है, क्योंकि एकजुटता की जो ताकत एनडीए ने दिखाई, क्या उसका जवाब विपक्ष अपनी एकजुटता से दे पाएगा? दरअसल 18 जुलाई को क्या होगा, इसका बहुत कुछ अब विपक्ष के उम्मीदवार के नामांकन पर टिका है। एबीपी गंगा के लिए
अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात बुलडोजर का कमाल, चौथा शुक्रवार खुशहाल, क्योंकि पिछले 3 शुक्रवार हिंसा और आगजनी की भेंट रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 जून को कानपुर के साथ हुई थी, जो 10 जून को आधा दर्जन शहरों में फैली और फिर 17 जून आते आते शहर के शहर जल उठे। और आज जब चौथा शुक्रवार था तो सबके जहन में एक ही डर था कि इस बार क्या होगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस बार प्रशासन न सिर्फ मुस्तैद था बल्कि बाहुबली बुलडोजर भी तैनात था। तीन शुक्रवार हिंसा से लाल, चौथा खुशहाल। हिंसा के बाद अमन वाली शांति, जब सड़कों पर हुई थी पत्थर क्रांति। जब भी शुक्रवार आता है दिल सहम जाता है, क्योंकि जब से जून का महीना शुरू हुआ है हिंसा और सिर्फ हिंसा की ही तस्वीरें आई है। कहीं पत्थर चले तो कहीं आसमान से शोले गिरे। इसका अंदाजा इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत 3 जून को कानपुर से शुरू हुई थी, जहां जुमे की नमाज के बाद ऐसी हिंसा भड़की थी कि पूरा कानपुर चीख उठा। दूसरा शुक्रवार आते आते ये हिंसा और ज्यादा विकराल हो गई। जुमे की नमाज के बाद यूपी के आधा दर्जन जिले हिंसा की आग में जलने लगे। यूपी में 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी। 10 जून को प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और फिरोजाबाद समेत कई शहरों में पत्थरबाजी हुई थी। 17 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में कई शहरों में हंगामा हुआ था। आज भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये जुमा भी ब्लैक फ्राइडे ना साबित हो, लेकिन सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और आज का दिन, आज के जुमे का दिन गुड फ्राइडे साबित हुआ। तीसरे शुक्रवार को प्रशासन एकदम मुस्तैद था। जुमे की नमाज को लेकर पहले से तैयारी की गई थी, लेकिन इस बार अग्निपथ के विरोध ने ऐसी हिंसा भड़काई जो आग सिर्फ चंद शहरों में लगी थी वो पूरे प्रदेश में फैल गई, जिसे बुझाते बुझाते खुद प्रशासन के हाथ जल गए। अब सबकी निगाहें चौथे शुक्रवार पर थी, क्योंकि पिछले 3 शुक्रवार हिंसा की आग में जले प्रशासन ने इस बार तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक सवाल जुमे की नमाज का था तो दूसरा अग्निपथ के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का था। यूपी में 3 हफ्ते के बाद आज शांति से गुजरा जुमे का दिन। ना कोई विरोध हुआ, ना हिंसा, ना हंगामा, ना बवाल। पूरे दिन आशंकाएं जरूर घुमड़ती रहें, अफवाहों के बादल भी तैरते रहे, लेकिन कहा जाता है अंत भला तो सब भला। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई, बाजार खुले रहे और पूरा दिन सामान्य तरीके से बीता। जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नजर आया। वहीं जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की। आसमान से ड्रोन का पहरा था, सड़कों पर पुलिस की गश्त थी, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी की निगरानी थी, जहन में पिछली हिंसा की तस्वीर थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। खास तौर से जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे की कि यहाँ पर देखिए जो पीएसी के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सुबह से ही वो यहाँ पर आ गए थे, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी और शहर के कई और ऐसे जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, हर जगह अमन और शांति वाली नमाज हुई। के पीछे 2 हफ्ते ऐसा मामला रहा जब प्रदेश में अलग अलग जगह, कभी कानपुर, कभी प्रयागराज या कुछ और जगह पर कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन राजधानी लखनऊ ने हमेशा ही अमन और शांति का पैगाम दिया सबको। और अगर बात करें हम पिछले जुमे की नमाज की, तो उस समय तो इसी टीले वाली मस्जिद पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने खुद नमाजियों को फूल देकर उनका स्वागत किया। लेकिन ज्यादा पहरा कानपुर में था, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन 300 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं हुई।
3 जून को कानपुर में हिंसा भड़की थी और उसके बाद नई सड़क और परेड और मुस्लिम बहुल इलाकों में उपद्रव जमकर हुआ था, पथराव हुआ था, पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग हुई थी, बमबाजी हुई थी और उसके बाद नॉर्मलसी लाने के लिए यानी सामान्य जनजीवन करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं। ये सभी नमाजी हैं। अमन वाली नमाज उस प्रयागराज में भी अता हुई जिसके हिस्से में 10 जून को सबसे ज्यादा जख्म आए थे। लगातार वो गश्त कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां 10 जून को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। सुरक्षा के मद्देनज़र आज प्रयागराज शहर को 7 जोन और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल बड़ा है, क्या चौथे शुक्रवार के साथ हिंसा का दी एंड हो गया या फिर अभी भी चौकस रहने की जरूरत है? क्योंकि पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये बात प्रशासन ने गांठ बांध ली है। यही वजह है उसने कोई ढील नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात हिंसा की खिचड़ी में सरहद पार के तड़के की, क्योंकि कानपुर हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। 3 जून को जब कानपुर में हिंसा भड़की थी तब 1 नंबर से लगातार पाकिस्तान से बात हो रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो रही थी। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें नई सड़क के कुछ अपराधियों के अलावा पाकिस्तान, ईरान और ओमान के भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। कानपुर की नई सड़क और दादा मियां हाता, हिंसा की आग और साजिश के नापाक तार, उपद्रवियों के पत्थर का आतंकी कनेक्शन। कानपुर हिंसा के तार पाकिस्तान, ईरान और ओमान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हिंसा के मामले में अकील खिचड़ी का नाम सामने आया है। आरोप है अकील हिंसा के दिन पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क में था। अकील खिचड़ी मुख्तार बाबा का खास बताया जा रहा है। बीते 3 जून को नई सड़क पर हुए बवाल के मामले में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की थी। बवाल की फंडिंग के आरोप में बेकनगंज के बाबा बिरयानी के मालिक हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाबा मुख्तार को एसआईटी ने बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। अब तक जांच में ये साफ हो गया है, हिंसा के आरोपियों को फंडिंग करने वाला बाबा मुख्तार ही था। उसके गुर्गे के रुमाल लहराते ही भीड़ ने चंदेश्वर हाथे पर धावा बोल दिया था। नई सड़क और दादा मियां हाता में बवाल के दौरान 1 नंबर से लगातार पाकिस्तान से बात हो रही थी। वो नंबर अकील खिचड़ी नाम के एक हिस्ट्री शीटर का है। वो हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा है। एसआईटी को पता चला है अकील खिचड़ी बाबा बिरयानी के मालिक बाबा मुख्तार का भी खास है। बताया जा रहा है अकील हिंसा के दिन पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क में था। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट के सबूत भी पुलिस को मिल गए हैं। इस चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने को कहा गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लंबी कॉल की गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें नई सड़क के कुछ अपराधियों के अलावा पाकिस्तान, ईरान और ओमान के भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। 2 जून की रात इसमें लंबी ग्रुप कॉल हुई थी। कुछ मैसेज भी भेजे गए जिनका ताल्लुक हिंसा और उसकी तैयारी से माना जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इधर एनआईए की टीम ने भी शहर में कुछ लोगों को उठाकर पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिशकर्ता ने
ईरान, ओमान और पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों से हिंसा की तैयारी पर बात की थी। हालांकि पुलिस इस मामले में बहुत फूंक कर कदम रख रही है। इसी बीच उनके ऊपर 2 अन्य मामले दर्ज हुए हैं और ये मामले जो है ज़मीनों के गैर कानूनी रूप से हड़पने और उससे संबंधित तमाम चीज़ों को लेकर के हैं। एफआईआर प्राप्त होने के बाद उसकी जांच की गई और जैसा कि कोई भी अगर संज्ञेय अपराध सामने आता है तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि उसको दर्ज करके उसकी गुण दोष के आधार पर विवेचना की जाए। हम गुण दोष के आधार पर विवेचना कर रहे हैं। जो कुछ भी गुण दोष के आधार पर सामने आएगा उसके हिसाब से अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। अब तक मिले सबूत साजिश की तरफ इशारा करते हैं। कानपुर में साजिश रचने के सबूत मिल रहे हैं। पुलिसिया जांच जारी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात ताजमहल की, जिसकी खूबसूरती की चर्चा यूं तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन आज ताज में लगे उस दाग का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा ने ताज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले मणिपुर की एक लड़की ने ताजमहल की एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें गंदगी का अंबार लगा था। सवाल पूछा तो नगर निगम बहाने बनाने लगा, लेकिन आज उसके बहानों की पोल खुल गई। सातवें अजूबे की खूबसूरती में दाग, फिर एक बार सवालों में ताज। प्लास्टिक का अंबार, क्या यही है ताज की खूबसूरती का राज? क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा का दावा तार तार। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का दीदार करने के लिए दुनिया के कोने कोने से रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। इसकी एक झलक देखते ही उनके मुंह से वाह ताज निकल पड़ता है। लेकिन अब उसी चांद की खूबसूरती में ऐसा दाग लगा है जिसे मिटाने में आगरा नगर निगम के अधिकारी पिछले 2 दिन से लगे हैं, पर अभी तक मिटा नहीं पाए हैं। 10 साल की एनवायरमेंटलिस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने जब एक ट्वीट किया तो आगरा नगर निगम और आगरा प्रशासन की आंखें खुली। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 10 साल की उस बच्ची ने ट्वीट करके ये दिखाया कि आगरा में किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, और वो पॉल्यूशन वो भी ताजमहल जैसी सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे। उसके बाद ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है वहाँ लगातार सफाई अभियान चल रहा है और स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। दरअसल मणिपुर की रहने वाली 11 साल की लिसी प्रिया कुछ दिन पहले ताजमहल देखने आई थी, तो यमुना तट पर पॉलीथीन और गंदगी का अंबार देखकर उससे रहा नहीं गया। इसके बाद वो ताजमहल से वापस यमुना तट पहुंची, जहां हाथ में पोस्टर लेकर एक फोटो खिंचवाई। और जब लिसी प्रिया ने ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो हड़कंप मच गया। ट्विटर पर यह फोटो ट्रेंड करने लगा, और जब इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया तो वो इसे पुरानी फोटो बताकर अपना पल्ला झाड़ने लगे। लेकिन यमुना तट पर चल रही इस सफाई ने नगर निगम की पोल खोल दी है, क्योंकि जिस फोटो को नगर निगम पुरानी बता रहा था, अब उसी दशहरा घाट पर सफाई पिछले 2 दिनों से जारी है, पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन ने इसको पुरानी पिक्चर बताना चाहा, जिसको लेकर भी लिसी प्रिया कंगुजम ने कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि सफाई कराने से ज़्यादा आगरा प्रशासन ये बताने पर तुला हुआ है कि ये तस्वीर है जो मैंने ट्वीट की है ये पुरानी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के पीछे जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से एक पोस्टर के ज़रिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने ट्वीट किया। और उसके बाद अब आगरा नगर निगम ने 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लॉयन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है। ये वही कंपनी है जो ताजमहल के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था देखती है।
हालांकि पोल खुलने के बाद नगर निगम गंदगी के पीछे अपने अजब गजब तर्क दे रहा है। सवाल सिर्फ दशहरा घाट का नहीं, आगरा के हर घाट का हाल बुरा है। जो यमुना कभी निर्मल धारा की तरह बहती थी, वो अब गंदगी ढोते ढोते इतनी मैली हो गई है कि उसके पास से गुजरना भी मुहाल है। अगर यकीन नहीं आता तो कभी ताजमहल देखने गए किसी सैलानी से पूछ लीजिए। और सवाल इसलिए और ज्यादा चुभता है कि ये उस आगरा का हाल है जिसे क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा का नाम दिया जाता था और आगरा को पॉलीथीन फ्री बताया जाता था। लेकिन पॉलीथीन से यमुना का गला भरा पड़ा है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।